push the bell icon to get video notifications on your smartphone. Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Home Academy. हम अकाउंटेंसी की एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की वीडियो अपलोड की है, कैश बुक के रिलेटेड वीडियो अपलोड की है। बुक कीपिंग के साथ साथ जो है हमने जर्नल, कैश बुक, पैटी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, वोचर, अप्रोच इन अकाउंटिंग, इन सारों की वीडियोस अपलोड की है। और साथ ही हर लेक्चर के साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हर किसी वीडियो में जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके रिलेटेड हमने एमसीक्यू पहले ही अपलोड कर चुके हैं, बट आगे जो है और क्या किए जाएंगे, बट इस लेक्चर में हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो रहा था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे पहले जो है वो क्विकली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, वो एक्सप्रेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज और इक्विटीज। या तो लायबिलिटीज के बराबर एसेट्स होगी या तो इक्विटीज के बराबर। तो बेसिकली जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स आप करते हैं या सर्विसेज, और उनके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, कुछ पैसा मिलता है, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। और उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि हमने देखा कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया, जर्नल में हमने उनकी एंट्रीज हमने देखी, लेजर में हमने उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब जो भी हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए एक बेसिस फंडामेंटल इक्वेशन होती है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अब आपका लेक्चर शुरू हो जाता है। क्या होता है? द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल इक्वेशन कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल इक्वेशन। और वो फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए फंडामेंटल इक्वेशन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो किस कंसेप्ट पे जो है वो काम करती है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो सेकंड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से आएगा कि किस प्रिंसिपल पे जो है वो काम करती है, तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अभी तक हम समझे, अगर डेबिट हो रहा होगा तो क्रेडिट भी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होगा। तो जब भी कोई भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं एसेट किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज होती है। मतलब कहीं डेबिट हो रहा होगा तो साथ ही क्रेडिट भी होगा, तो बैलेंस जो है ताकि बना रहे। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है विच शोज दैट द एसेट एंड द लायबिलिटीज ऑफ ए फिर्म आर इक्वल। जो ये क्या शो करती है कि जो भी एसेट्स होते हैं और जो भी लायबिलिटीज होती है किसी भी फिर्म की, किसी भी कंपनी की, वो क्या होती है? वो इक्वल होती है। एसेट्स क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे, लायबिलिटीज क्या होती है इनको भी जानना जरूरी है। बेसिकली ये हम अकाउंटिंग टर्म्स में जो ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। यहां पर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। अगर आपको साउंड क्लियर नहीं हो रही होगी तो आप क्या कर सकते हैं? ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। और अगर वीडियो क्लियर नहीं होगी तो यहाँ पर ऊपर 3 जो है पॉइंट्स होंगे आपके स्क्रीन पे, वहां पर जाके क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्वालिटी को मिनिमम 360 या 240 पे भी ठीक ही दिखेगी, 140 पे ना देखें। तो एसेट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज के बराबर होते हैं या तो इक्विटीज के बराबर हो गए। और यही जो लायबिलिटीज है ये 2 टाइप्स की लायबिलिटीज होती है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और ये जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है इन्हें हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की जगह हमने लायबिलिटी लिख लिया। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। एसेट किसके बराबर होंगे?
दूसरा फार्मूला इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। थर्ड फार्मूला, पहला ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये। एसेट जो होंगे वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी होंगे। कैपिटल किसकी जगह आ गया? इंटरनल लायबिलिटीज को, और इंटरनल लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल्स कहते हैं। तो बेसिकली एसेट जो होंगे वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी होंगे। बट यहां पर आपको जो है एसेट के बारे में भी पता होना चाहिए, एसेट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। इनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ये तीनों को अभी। एसेट क्या होते हैं? एसेट्स आर द रिसोर्सेज। पहली बात, एसेट क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। कौन से रिसोर्सेज होते हैं अभी हम देख लेंगे। ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस, या तो कोई इंडिविजुअल ऑन करता है या किसी इंडिविजुअल के अपने हैं, या तो कंट्रोल बाय द बिजनेस, या तो बिजनेस जो है उन्हें कंट्रोल कर रहा है। विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या मीनिंग है इसका समझेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या होती है? जैसे कि आपके पास बिल्डिंग है, वो एक रिसोर्स है। आपके पास लैंड है, लैंड एक रिसोर्स है। ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस, या कोई इंडिविजुअल उसका मालिक है, इंडिविजुअल का है, या कंट्रोल बाय द बिजनेस, या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके नाम पे लैंड है, उसके नाम पे वो बिल्डिंग है। विच प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये नहीं कि आप लेंगे ही लेंगे, आप ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप ले सकते हैं। अगर आप लैंड को सेल करेंगे तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, आपके हाथ में कैश आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बिल्डिंग है वो बेचेंगे अपना, मतलब कोई भी रिसोर्स जो है अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहे तो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहीं पर अब हम डेफिनेशन एसेट्स की पढ़ सकते हैं। एनीथिंग दैट इज ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस एंड विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एन एसेट। एसेट क्या है? हर वो चीज जो जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल है या कोई भी बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो रिसोर्स जो है, वो चीज जो है उसकी वैल्यू जो है वो मनी से जो है हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब यहां पर हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो इसी को और अच्छे अल्फाज में समझेंगे। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल द फिल्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। हर वो चीज जो हमें क्या करेगी, हमें या हमारी कंपनी को कैश दिलाएगी या बेनिफिट दिलाएगी फ्यूचर में, हम उसे एसेट कहेंगे। एग्जाम्पल, लैंड, जमीन है, चाहो तो आप इसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट आप कैश ले सकते हैं, तो ये एक एसेट है। बिल्डिंग है, आपके पास कोई कंपनी है या आपके पास कोई शॉप है, तो वो जो शॉप होगी या बिल्डिंग होगी वो आपकी एसेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉप सेल करेंगे तो या सेल भी ना करे, फ्यूचर में आप वहां पर उस बिल्डिंग में कोई ना कोई बिजनेस खोल सकते हैं और उस बिजनेस से आपको क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। आपके पास मशीनरी है, मशीनरी का यूज करके आप बहुत से जो है यूज कर सकते हैं। आप मेथड बहुत से, जैसे मशीनरी, आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जिससे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो आपका ये एसेट है। सेविंग मशीन है आपके पास, आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। स्टिचिंग करके जो है आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर से आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। आप जो है फर्नीचर जो है वो किसी भी फंक्शन पे जो है वो क्रेडिट पे दे सकते हैं। स्टॉक्स है, शॉप है आपके पास, शॉप में जो बहुत सा स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप सेल करके जो है बेनिफिट ले सकते हैं। फिर सिंपली बैंक बैलेंस है, कैश है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एसेट्स हैं। तो एसेट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट ही पढ़ना था ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो जाए। सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन में है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? बेसिकली लायबिलिटीज और ओब्लिगेशन। लायबिलिटीज वो ओब्लिगेशंस होती है, आपकी वो जिम्मेदारी होती है जो कि आपको जो है निभानी पड़ती है। और हम कह सकते हैं और डेट पेएबल बाय द बिजनेस यूनिट इन फ्यूचर और अमाउंट ऑन टू द क्रेडिटर्स। मतलब वो डेट, वो पैसा जो आपको पेएबल करना पड़ेगा, मतलब आपको चुकाना पड़ेगा
बाय द बिजनेस यूनिट इन फ्यूचर, जो कोई आपको फ्यूचर में जो है किसी को देना है, वो आप पे एक जिम्मेदारी है, वो आपका पैसा नहीं है, आपको वो अमाउंट देना है। और अमाउंट ऑन टू द क्रेडिटर, वो पैसा जो आपको आपने किसी से लोन लिया है, किसी का कर्ज है, वो आपको क्रेडिटर को वापस करना है। तो मतलब ऐसा पैसा जो लायबिलिटीज है वो है, लायबिलिटीज मतलब क्या होगा, आपको जो कर्ज है आपने किसी ना किसी को जो है वो पैसा देना है, वो आप पे एक जिम्मेदारी है। तो हम समझेंगे अमाउंट पेएबल, तो जिसके साथ भी पेएबल लग गया मतलब पेएबल अमाउंट, आपने किसी से पैसा लिया था, अब उसको वो अमाउंट आपको वापस करना है। नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल मतलब क्या, आपने पैसे की जगह जैसे कोई एग्रीमेंट कर लिया है, उस एग्रीमेंट का मतलब आपने उसमें बिल्डिंग रख ली होगी, कुछ रख लिया होगा, ठीक है, तो वो भी आपको वापस करना होगा। तो पेएबल आ गया, तो समझो ये भी आपकी लायबिलिटीज है। लोन लिया है, सिंपली बैंक से लोन लिया है, वो भी आपको चुकाना है, वो भी आपको बल्कि इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, वो भी आपकी लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है। क्या मीनिंग होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, जैसे कि मेरे पास एक कैश है, मेरा बिजनेस जो चल रहा है उस पे उसके नाम पे एक कैश है, उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट में मेरे पास बैलेंस जो है वो बिल्कुल जीरो है। अब मैं किसी को सैलरी देनी अपने एम्प्लॉय को, मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो है चेक इशू कर दूंगा। अब जब वो बैंक में जाएगा क्या उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को यही समझना है, पैसा मेरे अकाउंट में जीरो है लेकिन बैंक जो है उसे पैसा दे सकता है। वो कैसे, कैश बेशक जीरो है, बट अगर मैं बैंक का एक ट्रस्टेड कस्टमर हूँ, मेरी ट्रांजैक्शन ज़्यादा रहती है और बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक उस केस में जो है मेरा अकाउंट से जो है उसको पैसे दे देगा, और जब भी मैं उसमें वापस अपने अकाउंट में डालूं तो वो जो है वहाँ से ले लेंगे, वापस कट कर लेंगे। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, अभी आपके पास मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया तो आप लोन लेते हैं, बैलेंस तो आपके पास जीरो था, बट जब भी आप फिर वापस वो लोन आप रिचार्ज करेंगे तो वो आपका जो सिम होगा उसमें से जो है ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। यही केस है यहाँ पर भी, समझ लिए। फिर एक्यूड एक्सपेंसेस, एक्यूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस। अब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास एम्प्लॉय है, जैसे अभी लॉकडाउन में एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज ने ऑनलाइन भी बेशक घर से काम किया होगा, मतलब मगर जो कंपनीज होगी वो उनको सैलरी नहीं दे सक रही होगी, क्यों, क्योंकि मे भी लॉस में होगा या और कोई कंडीशन हो सकती है, तो एक्यूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो कि अनपेड है। अब जो भी बिजनेस चला रहा होगा उसने तो अभी तक उनको पे नहीं किया मगर उनसे काम तो लिया, मतलब वो भी उसकी जो है वो भी उस पर कर्ज पड़ गया, वो भी उसकी एक जिम्मेदारी है, वो भी उसकी एक लायबिलिटीज है। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जो है होम अकेडमी में बच्चों ने एडमिशन ली नेक्स्ट सेशन के लिए 11th और 12th में, मैंने उनसे फीस स्ट्रक्चर जो है वो ले लिया, एडवांस में जो भी रजिस्ट्रेशन होती है ले लिया, बट अभी तक हमने उनको पढ़ाया नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो अब क्या होगा, वो इनकम तो उन्होंने हमें दी, रजिस्ट्रेशन तो की, वो फी तो दी, लेकिन अभी तक हमने उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं की, इसलिए ये जो इनकम होगी ये हमारी नहीं होगी, ये अन लग गया, अनअर्न्ड इनकम है। तो मतलब जब हम उनको सर्विस देंगे तो ही वो हमारी इनकम बनेगी, तो ये भी अभी तक हम पे एक बोझ है, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, किसी चीज में हमारा कितना हिस्सा है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज होता है प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट जो होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। एसेट का मीनिंग हम समझ लिए, लायबिलिटीज का मीनिंग हम समझ लिए, अब कैपिटल क्या होता है। सो कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी। ये वो है बिजनेस में वो जो इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी ऑनर, तो वो कहलाती है ऑनर्स इक्विटी, और इसी को हम कैपिटल भी कहते हैं। तो मतलब ऑनर का कितना हिस्सा होता है बिजनेस में वो कहलाता है हमारा ऑनर्स इक्विटी। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस चला रहा हूँ, 10 लाख का टोटल बिजनेस है, 6 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया और 4 लाख रुपए जो है मैंने किसी फ्रेंड से अपने पार्टनर से जो है वो लगवाए। तो एसेट जो होगा मेरे पास कितना होगा, टोटल 10 लाख रुपए। ऑनर्स इक्विटी मेरा कितना है, 6 लाख रुपए है, लेकिन मेरे पास जो कर्ज है बोझ पड़ गया वो अपने पार्टनर का, वो कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो ये जो होता है ऑनर्स इक्विटी, यही टोटल कैपिटल होगी, और ये एसेट जो होगा लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी होगा। तो कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे हम ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इट शोज हाउ मच इज
हिज इन्वेस्टमेंट इन द एसेट ऑफ द बिजनेस। ये जो एसेट है इसमें टोटल पैसा दिखाएगा, बट इसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी है ऑनर्स की, तो वो कहलाएगा हमारा कैपिटल। और हमारे पे जो बोझ है वो कितना है पार्टनर का, 4 लाख रुपए। तो बेसिकली ये जो है हमने तीनों टर्म समझ लिया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ ही वापस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट जो होंगे आपको याद रखने होंगे। एसेट किसके बराबर, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो व्हेनेवर एन एसेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ बिजनेस ए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी आल्सो अपीयर, और यही होता है डोयल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग इक्वेशन किस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए ठीक रहती है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू एंड एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन is a statement showing the equality of asset on one side, and the capital and liabilities on the other side। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, इट शोज द इक्वलिटी ऑफ एसेट, कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर किस चीज़ की, जितनी एसेट होगी वो इक्वल होनी चाहिए किसके बराबर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। और किसी भी कंडीशन में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द इक्वलिटी ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स द सेम। जैसी भी कंडीशन हो इनकी इक्वलिटी बराबर होनी चाहिए, मतलब जो एसेट का सबमिशन होगा वही कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का सबमिशन होना चाहिए। सो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वन एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द अदर एलिमेंट ऑफ इट। अगर एसेट इंक्रीज होगा, यहाँ पर कुछ कैश हमारे पास आता है, मतलब एसेट इंक्रीज होगा तो हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। अब जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बनाते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहला हमारा ये काम होता है, हमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसे आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें आइडेंटिफाई करना होता है इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और इन्हें हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कैपिटल हमारे पास अभी न्यूमेरिकल में वैल्यूज यूज होगी। जैसे कैपिटल है, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं, नेट वर्थ भी कहेंगे, या शेयर होल्डर फंड्स भी कहेंगे, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। लायबिलिटी को हम आउटसाइड लायबिलिटी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कह सकते हैं, और क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में वैल्यूज यूज होगी, ये वोकैब यूज होंगे। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹2 lakh एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹8,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए सिंपली दिया गया है, यहाँ पर टोटल एसेट ऑफ द निकालना है हमें बिल्डिंग का, बिजनेस का। तो एसेट क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक बात दी गई है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 2 lakh। कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए है, मतलब कैपिटल की जगह 2 लाख रुपए आ जाएगा। एंड आउटसाइड लायबिलिटी, और यही मैंने आपको बोला था आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होता है, मतलब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, मतलब एक क्रेडिटर होता है, वो कितनी दी है 8,000। तो आपका आ जाएगा 2,80,000 आंसर। एसेट जो होंगे टू भी बिजनेस के वो 2,80,000 होंगे। दोस्तों इसके क्वेश्चन करने से पहले हमें जो है इसकी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास ये कुछ केसेस होते हैं, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के टोटल 9 केसेस होते हैं, बट ये केसेस जो है हम आज नहीं पढ़ेंगे। वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, और इंटरनेट तो पहले ही वीक है यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो है इस टॉपिक को यहीं पर आज करते हैं। ये वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स जो है हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स ही हमारे पास है, ये सारे जो है करेंगे। और साथ ही जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होगी, वीडियो ऑन डिमांड जो है आप टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन देनी होगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हमने JKSSP की जो है वीडियोस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ की और रीजनिंग की जो है अपलोड की है। आप चाहे तो हर दिन जो है एक ही अगर देंगे वीडियो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आप पे भी बोझ नहीं होगा, आप भी जो है उतना ही अपना नोट डाउन भी साथ में कर सकते हैं।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पे हमें ज्वाइन करना ना भूलिए। इंस्टाग्राम पेज पे भी जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली क्विज़ेस करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको, एक बार आप विजिट कर लीजिए, आप देख लेंगे कैसी पोस्ट वहाँ पर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on